हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे दैट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, इसके बाद मैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं। राइट, लास्ट क्लास में मैंने एडेप्टेशन के बारे में डिस्कस किया था, उससे पहले अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। आर यू गेटिंग और नॉट? सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन। सो व्हाट इज पॉपुलेशन एग्जैक्टली, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट पॉपुलेशन। तो ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, जैसे कि इकोलॉजी में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इकोलॉजी दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म के बीच का जो इंटरेक्शन है और उसके साथ ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी को आप क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को आप इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी में मैंने डिफरेंट लेवल आपको बताए। सबसे पहला जो लेवल होता है ऑर्गेनिज्म लेवल, ऑर्गेनिज्म के बाद नेक्स्ट जो लेवल होता है पॉपुलेशन लेवल। जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद बनती है पॉपुलेशन। आर यू गेटिंग और नॉट? एक ही स्पीसीज के अगर कुछ ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करें, रिप्रोडक्शन करें, तो वो बनाते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बिना इकोलॉजी को समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन करने के बाद पॉपुलेशन बनाते हैं और डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जब इंटरेक्ट करती है तो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो जैसा कि मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन। सो लिसन केयरफुली अबाउट द पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल डिफाइन पॉपुलेशन? आप कैसे पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे? पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो पॉपुलेशन क्या है? दिस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप पॉपुलेशन कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं एट पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, दैट यू कॉल्ड पॉपुलेशन। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे पॉपुलेशन दिस इज द group of organism of a same species। एक स्पीसीज में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, या ग्रुप आप बोल सकते हैं। सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सेम स्पीसीज इन ए ज्योग्राफिकल एरिया। तो एक ज्योग्राफिकल एरिया में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, एक स्पीसीज के नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, इसे आप पॉपुलेशन कहते हैं। राइट, ये जो पॉपुलेशन होती है, द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरब्रीड विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। दे इंटरब्रीड विद ईच अदर। पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। दे इंटरब्रीड विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं। इज दैट क्लियर? दे शेयर देयर कॉमन रिसोर्सेज एंड compete with these common for these common resources। इनमें जो कंपटीशन देखा जाता है जनरली, उसे आप इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। ये अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे में बांटते हैं, शेयर करते हैं और कंपीट करते हैं कॉमन रिसोर्सेज के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये इस तरह का इसमें इंटरेक्शन देखा जाता है। दे शेयर देयर रिसोर्सेज एंड कंपीट टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ कंपीट भी करते हैं फॉर कॉमन रिसोर्सेज। इन कॉमन रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ कंपीट भी करते हैं, ये एक दूसरे के साथ इन रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। इवन जब रिसोर्सेज की कमी होती है तो ये एक दूसरे के साथ कंपीट भी करते हैं। तो एक पॉपुलेशन के मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इवन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म होता है। यहां पे पॉपुलेशन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कॉर्मोरेंट्स। जो कॉर्मोरेंट्स है इन वेटलैंड। कॉर्मोरेंट एक टाइप का पक्षी होता है, एक वेटलैंड में
कितने कॉर्मोरेंट्स हैं, ये पॉपुलेशन है। रैट्स इन अबंडेंट लैंड, अबंडेंट लैंड या अबंडेंट प्लेस, तो एक अबंडेंट लैंड पे कितने रैट्स हैं, ये एक पॉपुलेशन है। टीक वुड ट्री इन फॉरेस्ट, ये एक पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। टीक वुड ट्री इन ए फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में कितने टीक वुड ट्री है, ये एक पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है, राइट। नंबर ऑफ लोटस प्लांट इन ए पॉन्ड, एक पॉन्ड में लोटस प्लांट्स कितने हैं, ये एक पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। यानी कि पॉपुलेशन का मतलब है कि ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, राइट। लोटस प्लांट्स इन ए पॉन्ड, एक पॉन्ड में कितने लोटस प्लांट है, ये एक पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चरल प्लेट, एक कल्चरल प्लेट में कितने बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। बैक्टीरिया इन कल्चरल प्लेट्स, तो कल्चरल जो प्लेट्स होती हैं लेबोरेटरी में, एक कल्चरल प्लेट में कितने बैक्टीरिया है, ये एक पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। सो दिस इज अबाउट द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विच प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। They can interbreed with each other, they can share their resources, even they can compete for the common resources. ये common resources के लिए compete करते हैं। कुछ examples मैंने आपको बताया, जैसे cormorants in wetland, lotus in ponds, rat in abundant land और bacteria in cultural plates। तो ये सारे population के example हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ population attributes की। तो यहाँ पे population attributes क्या क्या हैं, you must understand about this. So next is population attributes। See, अगर बात करें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आता है जैसे कि सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में आता है, एज पिरामिड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में आता है, बर्थ रेट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में आता है, डेथ रेट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में आता है। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी भी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में ही आता है। तो यहां पे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में नंबर 1 बर्थ रेट, नंबर 2 डेथ रेट, नंबर 3 राइट सेक्स रेशियो, नंबर 4 एज पिरामिड एंड नंबर 5 पॉपुलेशन डेंसिटी। ये सब किस में आते हैं, ये सब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम बर्थ रेट की बात कर लेते हैं। आप बर्थ रेट कैसे निकालते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की या तो बर्थ होती है या फिर डेथ होती है। इज दैट क्लियर? अगर आप एक इंडिविजुअल को कंसीडर करें, या तो उसका बर्थ होगा या फिर उसका डेथ होगा। डेथ रेट और बर्थ रेट कैन नॉट एप्लीकेबल फॉर ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए डेथ रेट और बर्थ रेट एप्लीकेबल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? या तो बर्थ एप्लीकेबल होगा या फिर डेथ एप्लीकेबल होगा। बर्थ रेट और डेथ रेट सिर्फ पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो बर्थ रेट क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे फॉर एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए नो बर्थ रेट, इंडिविजुअल का कोई बर्थ रेट नहीं होता है। आप इंडिविजुअल का कोई बर्थ रेट नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं होता है कि इंडिविजुअल बार बार पैदा होता रहता है। सब एक बार पैदा होते हैं, एक बार मरते हैं। इट मीन्स देयर इज नो बर्थ रेट फॉर एन इंडिविजुअल, बट फॉर द पॉपुलेशन देयर इज बर्थ रेट। इज दैट क्लियर? बर्थ रेट ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉपुलेशन, नॉट फॉर इंडिविजुअल। याद रहे, बर्थ रेट सिर्फ पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। बर्थ रेट ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉपुलेशन, सिर्फ पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, किसी
इंडिविजुअल के लिए बर्थ रेट एप्लीकेबल नहीं होता है। इंडिविजुअल के लिए या तो बर्थ होता है या डेथ होता है। इज दैट क्लियर? अब बर्थ रेट को आप मेजर किस में करते हैं? जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट मेजर्ड इन पर कैपिटा बर्थ एंड पर कैपिटा डेथ। पर कैपिटा राइट, इसमें आप बर्थ रेट या डेथ रेट दोनों को मेजर करते हैं, पर कैपिटा बर्थ या पर कैपिटा डेथ। बर्थ रेट का एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। सपोज दैट इन ए पॉन्ड लास्ट ईयर 20 लोटस प्लांट वर देयर। पिछले साल 20 लोटस प्लांट थे, लेकिन इस साल 28 लोटस प्लांट हो गए। यानी कि एक साल में कितना बर्थ रेट आता है, यानी कि 20 से वो 28 हो गए, तो एक साल में कितना बर्थ रेट आता है, दैट यू कॉल्ड दैट यू कॉल्ड बर्थ रेट, जिसको आप बर्थ रेट कहते हैं। तो यहां पे बर्थ रेट को कैसे निकालेंगे आप देखिए। बर्थ रेट नंबर ऑफ बर्थ, इज दैट क्लियर, अपॉन individual in given time, individual in given time, that you called right birth rate, number of birth upon total individual in given time। इस तरीके से आप बर्थ रेट को निकालते हैं। तो बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ अपॉन टोटल इंडिविजुअल इन गिवन टाइम। ये आप इस तरीके से बर्थ रेट को मेजर करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? अब यहां पे इसका एक एग्जांपल भी मैं बता देता हूं आपको बर्थ रेट का, विच इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक। बर्थ रेट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बर्थ रेट इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। नेक्स्ट इज how you will calculate birth rate। For example, for example, last year in a pond, एक pond में number of lotus plant कितने थे? 20। कितने? 20। और इस साल कितने हुए? सपोज दैट 28 हो गए, यानी कि 8 लोटस प्लांट नए ऐड हो गए। एंड न्यू लोटस प्लांट्स एडेड इन पॉपुलेशन कितने हुए भाई? एडेड, और यू कैन से देयर बर्थ ऑफ न्यू लोटस प्लांट कितने हैं? सपोज दैट न्यू लोटस प्लांट 8 है। तो यहां पे लास्ट ईयर लोटस प्लांट 20 थे, अब नए प्लांट जो ऐड हुए हैं पॉपुलेशन में वो 8 है। न्यू प्लांट्स जिन्होंने बर्थ किया है वो 8 है। तो पॉपुलेशन रेट कैसे निकालेंगे आप? तो यहाँ पे बर्थ रेट कैसे निकालेंगे आप? तो यहाँ पे जो बर्थ रेट आएगा, जो न्यू प्लांट ऐड हुए वो 8 है और लास्ट ईयर पॉपुलेशन कितनी थी? 20 थी। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा यहाँ पे? 0.4। इट विल बी दी बर्थ रेट, बट दिस इज दी बर्थ रेट पर कैपिटा। ये क्या होगा? बर्थ रेट पर कैपिटा आप बोलेंगे। 0.4 इज बर्थ रेट ऑफ लोटस प्लांट। बर्थ रेट पर कैपिटा यानी कि एक इंडिविजुअल पे 0.4 इंडिविजुअल्स की बढ़ोतरी हो रही है, इसको आप पर कैपिटा बोलते हैं। ऐसी डेथ रेट भी सिंपल है, डेथ रेट भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, अगर डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट भी आप पर कैपिटा के हिसाब से निकालते हैं। इंडिविजुअल्स की
या तो डेथ होती है या बर्थ होता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल होता है डेथ रेट, राइट। सो डेथ रेट ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉपुलेशन लाइक बर्थ रेट, only applicable for population like birth rate। तो बर्थ रेट की तरह डेथ रेट भी सिर्फ पॉपुलेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, लास्ट वीक नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज, सपोज दैट कहीं लेबोरेटरी में फ्रूट फ्लाइज की ग्रोथ करा रहे हैं, लास्ट वीक फ्रूट फ्लाइज के नंबर कितने थे, सपोज दैट 40, एंड उसमें से डेथ कितनों की हुई, सपोज दैट लास्ट वीक में 4 फ्रूट फ्लाइज की डेथ हो गई है। नंबर ऑफ डेथ कितनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ डेथ सपोज दैट 4 फ्रूट फ्लाइज की नंबर ऑफ डेथ जो है यहाँ पे 4 है, यानी कि 4 फ्रूट फ्लाइज की डेथ हो गई लास्ट वीक में 40 में से। तो आप किस तरीके से डेथ रेट को निकालेंगे? सो दिस इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट द डेथ रेट। 4/40 जो नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, इज दैट क्लियर? तो ये आ जाएगा 0.1। सो दिस इज 0.1 डेथ रेट पर कैपिटा। तो जिस तरीके से आप बर्थ रेट निकालते हैं उसी तरीके से आप डेथ रेट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया। इसके बाद हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं, फिर आई विल कम टू द एज पिरामिड। नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो। ध्यान दीजिए, तो अगला जो टॉपिक है सेक्स रेशियो, उसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द एज पिरामिड। Sex ratio, then age pyramid, that I am going to discuss. Please listen carefully. Next is sex ratio. You know, अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करें तो उनमें सेक्स रेशियो नहीं होता है। उनमें आइदर दैट विल बी मेल और दैट विल बी फीमेल, या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। उनमें सेक्स रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं आता, जैसे कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट नॉट एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल। तो ऐसे ही सेक्स रेशियो भी एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज ओनली एप्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, सेक्स रेशियो दिस इज ऑल्सो ओनली एप्लीकेबल, ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, फॉर पॉपुलेशन। तो सेक्स रेशियो भी डेथ रेशियो और डेथ रेट और बर्थ रेट की तरह पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर? एन इंडिविजुअल ओनली हैविंग सेक्स बट नॉट सेक्स रेशियो, बिकॉज दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल only having sex either male or female but not a sex ratio। लेकिन सेक्स रेशियो नहीं होता, सिर्फ या तो सेक्स या तो मेल होता है वो या फीमेल होता है, उसमें सिर्फ सेक्स होता है, लेकिन देयर इज नो सेक्स रेशियो इन एन इंडिविजुअल। और सेक्स रेशियो को आप कैसे निकालते हैं? सेक्स रेशियो को निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। ह्यूमन बीइंग में सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं? आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा होगा पॉपुलेशन के बारे में। तो सेक्स रेशियो निकालने का जो तरीका है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, पर 1000 मेल पे कितने नंबर ऑफ फीमेल है उसे आप सेक्स रेशियो कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे हाउ यू विल डिफाइन दिस, number of females per 1000
मेल्स। पर 1000 मेल्स पे नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, इसे आप सेक्स रेशियो कहते हैं। तो सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। तो पर 1000 मेल्स में नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप सेक्स रेशियो कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट, समझ आ रहा है? तो इसका एक मैं एग्जांपल भी बताता हूं। सपोज दैट 800 नंबर ऑफ फीमेल्स हैं पर 1000 मेल पे, पर 1000 मेल्स पे। तो हाउ यू विल डिटरमाइन सेक्स रेशियो? तो सेक्स रेशियो निकालो, नंबर ऑफ फीमेल 800 पर 1000 मेल्स पे है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो वैल्यू आएगी हमारी, इज दैट क्लियर? इसको काटिए जरा, कितना आएगा? 0.8। तो यहां पे जो सेक्स रेशियो आएगा 0.8 आएगा, यानी कि 800 फीमेल है पर 1000 मेल, दैट यू कॉल्ड सेक्स रेशियो। या डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 800 फीमेल यानी कि 800 सेक्स रेशियो हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सेक्स रेशियो पर 1000 मेल, so फीमेल कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, दैट यू कॉल्ड सेक्स रेशियो। आर यू गेटिंग और नॉट? तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। इसके बाद मैं बात करता हूं अबाउट एज पिरामिड। एज पिरामिड और पॉपुलेशन एज, जो कि अपने आप में एक पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में कंसीडर किया जाता है। सो नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एज। तो पॉपुलेशन एज इज द, आप कैसे डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन एज को? यू नो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज इन ए पॉपुलेशन, दैट यू कॉल्ड पॉपुलेशन एज। तो अगला जो हमारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है वो है एज। क्या है वो? एज। पॉपुलेशन एज की मैं बात कर रहा हूं, तो पॉपुलेशन एज इज व्हाट? दिस इज population is group of individuals with different age that you call population age. तो group of individual with different age that you call population age. पॉपुलेशन एज को आप ईयर्स में मेजर नहीं करते हैं। पॉपुलेशन एज यहां पे 3 टाइप्स की है। प्री रिप्रोडक्टिव एज यानी कि रिप्रोडक्शन से पहले, रिप्रोडक्टिव एज यानी कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद, यानी कि सीनियर सिटीजन वाली एज जो होती है। तो पॉपुलेशन एज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन एज। नंबर 1, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। जो पॉपुलेशन जो होती है उसमें 3 टाइप्स की एज देखी जाती है। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, दूसरा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन एज: प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज एंड तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो पॉपुलेशन में 3 टाइप्स की एजेस देखी जाती हैं: प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। सो व्हाट इज प्री रिप्रोडक्टिव एज? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। प्री रिप्रोडक्टिव एज यानी कि बिफोर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव एज यानी कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज यानी कि आफ्टर रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहाँ पे इसमें आप जो है पॉपुलेशन एज में मेल और फीमेल को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे पॉपुलेशन एज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसको आप एज पिरामिड कहते हैं। तो यहाँ पे एज पिरामिड समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एज पिरामिड की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज एज पिरामिड?
अगर बात की जाए एज पिरामिड की, तो एज पिरामिड क्या है? दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप होती है, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप एज पिरामिड कहते हैं। उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप क्या कहते हैं? एज पिरामिड कहते हैं। तो एज पिरामिड क्या है? दिस इज द graphical representation of population age। तो population age का जो graphical representation है, राइट, उसे आप एज पिरामिड कहते हैं। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन एज, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो यहाँ पे जो एज पिरामिड है, जनरली देयर आर मेनली 3 एज पिरामिड्स। ये एज पिरामिड से आपको किसी भी पॉपुलेशन के स्टेटस के बारे में पता चलता है। इट रिफ्लेक्ट्स द स्टेटस ऑफ एनी पॉपुलेशन। एज पिरामिड क्या करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द स्टेटस ऑफ एनी पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है एज पिरामिड। ये जो एज पिरामिड्स होते हैं, ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, राइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एज पिरामिड। नंबर 1 इज ट्राइंगुलर शेप एज पिरामिड, नंबर 2 इज बेल शेप एज पिरामिड, नंबर 3 इज अर्न शेप एज पिरामिड। तो यहां पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एज पिरामिड। एज पिरामिड के बाद, पिरामिड के बारे में आपको पता ही है, पिरामिड का जनरली जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, राइट, और उसका जो टॉप होता है वो नैरो होता है। तो बॉटम इज ब्रॉड एंड टॉप इज नैरो इन केस ऑफ पिरामिड। तो 3 टाइप्स के एज पिरामिड देखे जाते हैं। नंबर 1 इज ट्राइंगुलर पिरामिड, राइट, नंबर 2 इज bell shape pyramid, and number 3 is urn shape pyramid। तो one by one I am going to discuss about all these pyramids। देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहां पे ट्राइंगुलर पिरामिड की हम बात करते हैं। अगर बात की जाए ट्राइंगुलर एज पिरामिड की, या ट्राइंगुलर शेप पिरामिड बोलिए इसको, ट्राइंगुलर शेप एज पिरामिड, राइट, ट्राइंगुलर शेप एज पिरामिड की अगर हम बात करें, तो ट्राइंगुलर शेप एज पिरामिड देखा जाता है एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन में। जहां पे भी एज पिरामिड ट्रायंगुलर शेप का बनता है, इट मींस दैट पॉपुलेशन इज एक्सपेंडिंग टाइप। इज दैट क्लियर? इंडिया और चाइना में ऐसी पॉपुलेशन का पिरामिड देखा जाता है, राइट, यानी कि ट्रायंगुलर शेप देखा जाता है। इसलिए इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो इट शो एक्सपेंडिंग, इट शोज एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन। ये एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन को शो करता है, जिसको आप ट्रायंगुलर शेप एज पिरामिड बोलते हैं। इट शोज एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन। तो ये एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। यहां पे एज पिरामिड को आप कैसे ड्रॉ करेंगे? ट्रायंगुलर एज पिरामिड में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, ये जो कॉलम बनाया है मैंने, दिस इज फॉर प्री रिप्रोडक्टिव एज। किसके लिए है ये प्री रिप्रोडक्टिव एज के लिए है। प्री रिप्रोडक्टिव एज के लिए ये मैंने सबसे नीचे वाला जो कॉलम है दैट इज फॉर प्री रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि ये प्री रिप्रोडक्टिव एज है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद नेक्स्ट इज
दिस इज फॉर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लिए है। ये जो सेकंड 2 कॉलम्स मैंने बनाए हैं ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लिए है। दिस फॉर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, दिस इज फॉर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव एज को इंडिकेट करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड लास्ट में यहाँ पे ये लास्ट 2 कॉलम जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये इंडिकेट करते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को ये दोनों कॉलम इंडिकेट करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये प्री रिप्रोडक्टिव है, इसको आप इससे दिखाइए, थोड़ा डिफरेंस में दिखा देता हूँ। ये प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है और ये दोनों रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले कॉलम है, राइट, और लास्ट वाले पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप वाले एज कॉलम है। तो ये ट्रायंगुलर शेप एज पिरामिड है, यानी कि ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। इस पॉपुलेशन को अगर आप इस पिरामिड को ध्यान से देखते हैं तो इस पिरामिड में जो है जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, एज कंपेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, वो यानी कि ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ ज़्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज़्यादा हैं, तो इन फ्यूचर ये पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एंटर करेंगे दे विल प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, यानी कि दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन इज right expanding type of population. Are you getting or not? So in this case pre-reproductive individuals are more than reproductive individuals. reproductive individuals से pre-reproductive individuals यहाँ पे ज़्यादा है। ये ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन आप इसको बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आया आप लोगों को? तो यहाँ पे इसके बाद जो दूसरा मैंने बताया आपको बेल शेप पिरामिड, यानी कि इसकी बेल शेप होती है। अगर हम बेल शेप पिरामिड की बात करें तो बेल शेप पिरामिड दिस इज फॉर स्टेबल पॉपुलेशन। ये पिरामिड एक स्टेबल पॉपुलेशन को शो करता है, यानी कि ये ना तो एक्सपेंडिंग टाइप की है ना ही डिक्लाइनिंग टाइप की है। दिस इज एक टाइप ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन जिसको आप बेल शेप पिरामिड बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसी पॉपुलेशन में जनरली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी देखा जाता है, यानी कि वहाँ पे नो ओवरऑल ग्रोथ देखी जाती है। इज दैट क्लियर? यानी कि वो पॉपुलेशन स्टेबल है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बेल शेप पिरामिड की बात करें तो इट शो स्टेबल टाइप ऑफ पॉपुलेशन। स्टेबल टाइप ऑफ पॉपुलेशन को ये बेल शेप पिरामिड शो करता है। तो ये तो ट्रायंगुलर शेप था, ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। इसके बाद में बात कर रहा हूं बेल शेप पिरामिड की। तो बेल शेप पिरामिड में एग्जैक्टली होता क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। ये बेल शेप पिरामिड में ड्रॉ कर रहा हूं, लिसन केयरफुली। बेल शेप पिरामिड, ये बेल शेप पिरामिड है। इस बेल शेप पिरामिड में ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और ये जो है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एज गिवन इन ट्रायंगुलर शेप, ये रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं। तो इन दिस केस the pre-reproductive individuals
आर मार्जिनली मार्जिन सिर्फ मार्जिनली मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। अगर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स मार्जिनली ज्यादा है, सिर्फ मार्जिन का डिफरेंस है, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है, तो ऐसी पॉपुलेशन को आप बेल शेप पॉपुलेशन कहते हैं। दिस इज द मोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन। तो ये एक स्टेबल पॉपुलेशन है और इसका जो पिरामिड है वो बेल शेप पिरामिड है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इन दिस केस प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, आर मार्जिनली मोर देन रिप्रोडक्टिव। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया बेल शेप पिरामिड, जो कि एक स्टेबल टाइप का पॉपुलेशन है। और ये राइट। अब बात करते हैं अर्न शेप पिरामिड। अर्न शेप पिरामिड में जो पॉपुलेशन होती है वो डिक्लाइन पॉपुलेशन होती है। और उसका पिरामिड कैसा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सो आई हैव स्पेस हियर, ध्यान दीजिए प्लीज। नेक्स्ट इज अर्न शेप पिरामिड। देखिए प्लीज, अर्न शेप पिरामिड। तो अगर बात की जाए अर्न शेप पिरामिड की, तो अर्न शेप यानी कि ये एक बर्तन के आकार का है। इसका बॉटम नैरो होता है और टॉप भी नैरो होता है, बीच में से ये ब्रॉड होता है। इसे अर्न शेप पिरामिड कहते हैं। एंड दिस पिरामिड शो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को शो करता है। क्यों? क्योंकि इस पॉपुलेशन में एग्जैक्टली होता क्या है, इन दिस पॉपुलेशन प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स are less than reproductive individuals। तो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स से कम होते हैं। अगर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम होंगे तो इन फ्यूचर पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस भी कम होंगे। और ऐसा कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पे ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये जो सबसे बॉटम वाला कॉलम आप देख रहे हैं दैट इज फॉर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, राइट। ये दोनों आप देख रहे हैं ऊपर वाले, ये फॉर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, राइट। और ये जो आप लास्ट वाले देख रहे हैं दिस इज फॉर पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो यहाँ पे देखो सबसे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से कम है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। अगर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से कम होंगे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स तो यहाँ पे पिरामिड अर्न शेप बनेगा और ये डिक्लाइनिंग टाइप की पॉपुलेशन। तो दिस इज अर्न शेप पिरामिड और यहाँ पे ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। इसी के साथ एज पिरामिड इज कंप्लीट, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब मैं किसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं? पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। सो लिसन केयरफुली। इसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज, राइट। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज। द पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी ऑल्सो टेल्स अबाउट द पॉपुलेशन स्टेटस अ लॉट, राइट। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, पॉपुलेशन साइज के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज आप किस हिसाब से मेजर करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। सो लिसन केयरफुली अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, या फिर ये कहिए
पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज की हम बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को आप या पॉपुलेशन साइज को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो यहां पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑल्सो टेल अस अ लॉट अबाउट पॉपुलेशन स्टेटस। तो पॉपुलेशन स्टेटस के बारे में पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज से पता चलता है। एंड देयर आर सेवरल मेथड टू फाइंड आउट दी टू डिटरमाइन दी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहां पे जो मेथड्स हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं, ये मेथड्स में आप टोटल नंबर्स काउंट कर सकते हैं, बायोमास को आप कंफर्म कर सकते हैं, राइट, परसेंट कवर या बायोमास आप बोलते हैं, तो परसेंट कवर या बायोमास से भी आप पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं। तीसरा, तो टोटल नंबर बायोमास, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, इस तरीके से भी आप पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाल सकते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट काउंट। इनडायरेक्ट काउंट से भी आप पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाल सकते हैं। So there are mainly 4 major methods to determine the population density, to determine the population size. तो सबसे पहला टोटल नंबर, उसके बाद बायोमास से, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी और लास्ट में इनडायरेक्ट काउंट से। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर, अगर टोटल नंबर की हम बात करें तो नंबर्स को काउंट करके पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है। इफ यू काउंट दी नंबर्स, राइट, तो अगर आप नंबर्स को काउंट करते हैं तो उससे आप पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। इससे पॉपुलेशन डेंसिटी मोस्ट एप्रोप्रिएट फाइंड आउट हो जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? एक्यूरेट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, सबसे एक्यूरेट मेथड जो माना जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी का, वो है टोटल नंबर को काउंट कर लीजिए और आपको पॉपुलेशन डेंसिटी का एक्यूरेट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। इसी मेथोडोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन सेंसिस को काउंट करने के लिए। तो ह्यूमन सेंसिस को, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में, ह्यूमन पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करने के लिए या पॉपुलेशन डेंसिटी को कंफर्म करने के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इन दिस केस व्हाट विल यू डू एग्जैक्टली? आप इसमें करते क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो यहां पे टोटल नंबर की अगर हम बात करें, दिस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करने के लिए ये मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है। वी एक्यूरेटली फाइंड द पॉपुलेशन मेथड, पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। हम एक्यूरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को इन दिस मेथड। अब ये जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल काफ़ी कम भी हो सकते हैं, उनको काउंट करके आप पॉपुलेशन डेंसिटी बता सकते हैं, या काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, भरतपुर में कियोलैडो नेशनल पार्क में साइबेरियन क्रेन देखी जाती है। दीज आर वेरी फ्यू इन नंबर्स, दीज में भी दी 10 इन नंबर्स, दीज में भी दी 50 इन नंबर्स। तो आसानी से आप कंफर्म कर सकते हैं। ऐसी अगर आपको किसी पॉन्ड में क्लेमिडोमोनस एल्गी को कंफर्म करना हो तो दीज में भी दी मिलियंस इन नंबर। तो ये नंबर्स में वेरिएशंस होते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद सेकंड इज बायोमास। बायोमास या फिर आप परसेंट कवर भी बोलते हैं, परसेंट कवर और बायोमास। कभी कभी की जो काउंटिंग होती है, टोटल नंबर को फाइंड आउट करना एक मीनिंगलेस प्रोसेस हो जाता है पॉपुलेशन की डेंसिटी को निकालने के लिए। दिस इज कंप्लीटली मीनिंगलेस प्रोसेस इन सर्टेन केसेस।
तो कुछ केसेस में नंबर्स को फाइंड आउट करना एक मीनिंगलेस प्रोसेस है, तो ऐसे केस में आप पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, ऐसे केस में आप बायोमास के हिसाब से, सॉरी, ऐसे केस के में आप बायोमास के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को कंफर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे इन सम केसेस राइट, काउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स आर मीनिंगलेस। काउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो पूरी तरीके से मीनिंगलेस माना जाता है, राइट। उससे आप अप्रोप्रिएटली पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं निकाल सकते, राइट। इन दिस केस, फॉर फाइंडिंग आउट पॉपुलेशन डेंसिटी, we measure the बायोमास, राइट। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का बायोमास कितना है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे कंपेयर करते हैं हम पार्थेनियम प्लांट एंड बैनियन ट्री। तो बैनियन ट्री जो है काफी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, जबकि पार्थेनियम ग्रास एक छोटा सा प्लांट होता है, वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जितने में एक बनियान ट्री स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उतने में जो है हंड्रेड्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ पार्थेनियम ग्रास के प्लांट जो है वो उतने स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाते हैं। तो ऐसे केस में जनरली हम जो है बायोमास से पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालते हैं। तो इसका ये एग्जांपल लिख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछने के लिए आ जाता है। इसमें एग्जांपल क्या दिया है, एनसीईआरटी में दिया है एग्जांपल, पार्थेनियम ग्रास एंड बैनियन ट्री। आप ऐसे केस में बायोमास से एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। इसके बाद जो तीसरा मेथड है रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर से निकालना हर जगह पॉसिबल नहीं है। अगर एक ह्यूज पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा स्पेस है ओशियन में, अगर आपको नंबर ऑफ फिशेस को काउंट करना है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फिश, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज की फिश को आपको काउंट करना है, राइट। तो उसमें आप नंबर ऑफ काउंटिंग से पॉसिबल नहीं है उस फिश की पॉपुलेशन को निकाल पाना, या किसी वाटर बॉडी में, किसी लेक में आपको नंबर ऑफ फिश फाइंड आउट करने एक पर्टिकुलर स्पीसीज के, राइट, तो वो भी पॉसिबल नहीं है उसके नंबर को काउंट करके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसे केस में आप रिलेटिव डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी का इस्तेमाल कब करते हैं आप? समटाइम्स काउंटिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन ए ह्यूज पॉपुलेशन। एक बड़ी आबादी में काउंटिंग जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ऐसे केस में आप रिलेटिव डेंसिटी से नंबर पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इन सच केस वी नीड टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के हिसाब से आप पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं इन सच केस, अगर जनसंख्या बहुत बड़ी है और वहां पे काउंटिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, एक स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज में एक स्पीसीज के नंबर कितने हैं उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरीके से रिलेटिव डेंसिटी निकल जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको किसी लेक में किसी फिश की पॉपुलेशन निकालनी है, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिश की आपको पॉपुलेशन निकालनी है किसी लेक में। तो इन दैट केस व्हाट विल यू डू? आप जो है एक ट्रैप फेंकेंगे, एक जाल फेंकेंगे वहां पे। तो ट्रैप फेंकने के बाद उस ट्रैप में जितनी भी स्पीसीज आएंगी उसमें से एक पर्टिकुलर स्पीसीज को आप फाइंड आउट करना है। तो सारी स्पीसीज के नंबर को ऐड कर लीजिए, राइट। और उस स्पीसीज जो ट्रैप में पर्टिकुलर स्पीसीज आई है, राइट,
उसको आप जो है मतलब इस तरीके से उसको फाइंड आउट कीजिए, उसको गिनिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज जिसकी आपको पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इंडिविजुअल्स, और बाकी जितने भी स्पीसीज हैं उनके इंडिविजुअल्स के नंबर को अपॉन में रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, रिलेटिव डेंसिटी निकल आती है। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसी पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पॉपुलेशन ह्यूज है, राइट, और उनको काउंट करना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, राइट। तो ऐसे केस में आप जो है एक कुछ पर्टिकुलर स्पेस में, कुछ पर्टिकुलर एरिया में आपने कुछ इंडिविजुअल्स को पकड़ लिया और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को आपने काउंट किया एक पर्टिकुलर स्पीसीज के, और फिर बाकी स्पीसीज से उसको कंपेयर करके देखा कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज बन पा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट काउंट की। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट काउंट। देखिए अगर इनडायरेक्ट काउंट की बात करें तो इनडायरेक्ट काउंट है क्या? तो अगला है इनडायरेक्ट काउंट, सी। ध्यान दीजिए आप प्लीज। So the next is indirect count. प्लीज देखिए, इसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट काउंट की। तो इनडायरेक्ट काउंट से भी आप पॉपुलेशन को निकाल सकते हैं। इनडायरेक्ट काउंट में मतलब यू डोंट नीड टू सी एनी ऑर्गेनिज्म, आपको किसी ऑर्गेनिज्म को देखने की जरूरत नहीं है, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप इनडायरेक्टली भी पॉपुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? इनडायरेक्ट काउंट की बात कर रहे हैं, व्हाट विल यू डू इन इनडायरेक्ट काउंट? इसमें आप जो है पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं विदाउट सीइंग एनी ऑर्गेनिज्म, बिना ऑर्गेनिज्म को देखे, बिना उसको काउंट करे आप उसकी पॉपुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बिना देखे और बिना काउंट करे आप किस तरीके से उसकी पॉपुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, पॉपुलेशन को, साइज को, डेंसिटी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये इनडायरेक्ट काउंट में मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। तो इनडायरेक्ट काउंट में क्या होता है? इन दिस केस पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट विदाउट सीइंग द ऑर्गेनिज्म, बिना ऑर्गेनिज्म को देखे आप पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं इनडायरेक्ट काउंट में। यू कैन फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी विदाउट सीइंग द ऑर्गेनिज्म और विदाउट काउंटिंग द ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? ना तो आप ऑर्गेनिज्म को देख के काउंट कर रहे हैं, राइट, आप जो है फिर भी उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल देते हैं। ये केस जनरली एप्लीकेबल होता है इन नेशनल पार्क। सपोज दैट आपको टाइगर सेंसिस को कंफर्म करना है नेशनल पार्क में, तो आप क्या करेंगे? उसके पग मार्क्स को देख के या उसके फीकल मैटर को देख के आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे टाइगर लगभग कितने हैं। तो ये तरीका है विदाउट सीइंग एंड विदाउट काउंटिंग, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। हर जगह वाइल्ड एनिमल्स को फॉलो करना, रिकॉग्नाइज करना और उसके बाद उसको काउंट करना, दिस इज नॉट पॉसिबल टू यू। तो ऐसे केस में आप जो है उसके पग मार्क्स को काउंट कर सकते हैं या उसके फीकल मैटर को देख के ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एनिमल की इतनी पॉपुलेशन है इस पर्टिकुलर एरिया में। आर यू गेटिंग ऑन? सो इन दिस केस पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट विदाउट सीइंग द ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल टाइगर सेंसिस in national park by counting the pug marks को देख के एंड फीकल मैटर को ऑब्जर्व करके आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि यहां पे टाइगर की सेंसिस क्या है। इनडायरेक्ट काउंट। तो ये तरीका है पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने के लिए, राइट। टोटल नंबर आप काउंट कर सकते हैं, बायोमास से निकाला जाता है, रिलेटिव डेंसिटी से निकाला जाता है,
राइट। और इसके अलावा पग मार्क्स और फीकल मैटर को देख के आप पॉपुलेशन डेंसिटी कंफर्म कर सकते हैं, इसे इनडायरेक्ट काउंट कहते हैं। इसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद देन आई विल कम टू द ग्रोथ मॉडल ऑल्सो। तो नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो अगला टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। ध्यान दीजिए, अगर बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो व्हाट इज एग्जैक्टली पॉपुलेशन ग्रोथ? तो पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम पॉपुलेशन डेंसिटी से बताएंगे। टोटल नंबर इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एरिया में कितने हैं, ये आप पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज व्हाट? दिस इज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए गिवन टाइम में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं एट ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में गिवन टाइम में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ए गिवन टाइम एट ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, दैट यू कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन हमेशा जो है एक जैसी नहीं रहती है, राइट। पॉपुलेशन इज ऑलवेज एवर चेंजिंग, ये हमेशा बदलती रहती है। पॉपुलेशन जो है डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ये हमेशा बदलती रहती है, ऑलवेज चेंज, राइट। आर यू गेटिंग और नॉट? तो पॉपुलेशन इज ऑलवेज एवर चेंजिंग। पॉपुलेशन इज एवर चेंजिंग, हमेशा पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। इज दैट क्लियर? पॉपुलेशन में जो चेंज है दैट डिपेंड्स ऑन चेंज इन पॉपुलेशन, डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन में जो चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन अवेलेबल फूड रिसोर्सेज। कहां पे कितना फूड रिसोर्सेज है? अगर फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, या फिर प्रीडेशन पे डिपेंड करता है। अगर वहां पे प्रीडेटर्स हैं तो प्रीडेटर्स पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फूड रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, प्रीडेशन पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। कोई नेचुरल कैलेमिटी तो नहीं हो गई है, तो अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है, या कोई डिजीज की प्रॉब्लम तो नहीं है तो पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है। तो पॉपुलेशन हमेशा चेंज होती रहती है, पॉपुलेशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। इज दैट क्लियर? एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑलवेज चेंज, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी पॉपुलेशन डिपेंड करती है। अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इसमें सबसे पहले आता है नेटिलिटी, नंबर 2 मोर्टिलिटी, नंबर 3 इमिग्रेशन एंड नंबर 4 एमिग्रेशन। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। इज दैट क्लियर? तो इस पे पॉपुलेशन डिपेंड करती है। आर यू गेटिंग और नॉट? अब अगर मैं बात करूं नेटिलिटी की, तो नेटिलिटी क्या है? नेटिलिटी मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल बर्थ, बर्थ ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि ये नेटिलिटी जो है एक तरीके से हम बर्थ रेट को बोल सकते हैं, राइट। एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, दैट यू कॉल नेटिलिटी, राइट। नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम,
कितने टाइम में कितने बर्थ हो रहे हैं, दैट यू कॉल्ड नेटिलिटी। और नेटिलिटी पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ बर्थ, जितने लोग पैदा होंगे उतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम, दैट यू कॉल्ड नेटिलिटी। ऐसे ही एक होता है मोर्टेलिटी। नेटिलिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं बी से, यानी कि बी फॉर बर्थ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और मोर्टेलिटी क्या है? नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ डेथ कितनी है उसे आप मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। इसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यू नीड टू रिप्रेजेंट बाय डी। इसके बाद इमिग्रेशन की हम बात करते हैं। इमिग्रेशन का मतलब है, राइट, इफ सम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से कुछ इंडिविजुअल्स इस जो हैबिटेट जिसमें आप जनसंख्या को काउंट कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट कर रहे हैं, वहां पे उस पॉपुलेशन डेंसिटी में कुछ इंडिविजुअल्स बाहर से आ जाते हैं, इसे आप इमिग्रेशन बोलते हैं, और इसमें भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। तो इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम इनटू द हैबिटेट, अगर कम इनटू द हैबिटेट, हैबिटेट में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कहीं से आ गए हैं, दैट यू कॉल्ड इमिग्रेशन। इसको आप कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा ऐसे ही होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैबिटेट को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। एमिग्रेशन, इससे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाती है। तो एमिग्रेशन की अगर हम बात करें, सो इन दिस केस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स left the habitat and gone elsewhere, और कहीं भी चले जाते हैं, राइट, ये एमिग्रेशन है। तो नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ये चारों फैक्टर्स पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं, ये पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इन चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आर यू गेटिंग और नॉट? अब यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी, इन चारों फैक्टर्स को आप कंसीडर करके पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे एग्जैक्टली क्या होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए प्लीज, इन दिस केस व्हाट विल यू डू, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए, राइट, आप पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सपोज दैट दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं एन से, राइट। और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कब बढ़ेगी? नेटिलिटी की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। नेटिलिटी यानी कि बर्थ रेट, तो बर्थ रेट की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। वहीं अगर हम बात करें मोर्टेलिटी की, तो मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट की वजह से, सॉरी, इधर आप इमिग्रेशन ले लीजिए। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, नेटिलिटी को आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इमिग्रेशन को आप कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि यहां पे हैबिटेट में कुछ इंडिविजुअल्स आके ऐड हो गए हैं। वहीं अगर हम बात करें मोर्टेलिटी की, तो मोर्टेलिटी की वजह से, मोर्टेलिटी को आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोर्टेलिटी मींस डेथ। तो इसमें, इस केस में पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाती है, राइट। वैसे ही एमिग्रेशन की अगर आप बात करें,
इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ई से, तो इस केस में पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाती है। तो दोनों कॉज डिक्लाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ये दोनों कॉज इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे अगर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है एन टी प्लस वन। टी प्लस वन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, राइट। पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने का तरीका है एन टी, यानी कि पहले कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी थी, टी प्लस वन, यानी कि अब कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। इसको निकालने का जो तरीका है आपके पास वो है, देखिए, दैट इज बी प्लस आई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस डी प्लस ई, इन दोनों को इससे घटा दीजिए। इस तरीके से आप पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला यू है। तो एन टी प्लस वन यानी कि इस टाइम में कितनी पॉपुलेशन हो गई, तो जो प्रीवियस टाइम में जो पॉपुलेशन थी एन टी, और यहां पे ये बर्थ एंड ये इमिग्रेशन में से आप डेथ प्लस एमिग्रेशन को माइनस कर दीजिए, पॉपुलेशन ग्रोथ निकल आती है। जनरली पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव में होती है, लेकिन कभी कभी किसी भी कारणवश पॉपुलेशन सम टाइम ऐसा भी हो जाता है पॉपुलेशन नेगेटिव में चली जाती है। तो वो कोई नेचुरल डिजास्टर अगर आ जाए, कोई कैलेमिटीज आ जाए, या कोई भी ऐसी कोई महामारी फैल जाए, तो उस केस में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अदरवाइज तो हमेशा पॉपुलेशन पॉजिटिव ही रहती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। ऐसे अगर हम बात करें, अगर बी प्लस आई मोर देन डी प्लस ई, इन दोनों से ज्यादा होता है, तो उस केस में पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। लेकिन अगर b प्लस आई लेस देन d प्लस ई हो जाता है, तो ऐसे केस में ग्रोथ नेगेटिव आएगी और पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। पॉपुलेशन विल बी डिक्रीज। आर यू गेटिंग और नॉट? राइट। एक होता है वाइटल इंडेक्स पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है, पॉपुलेशन वाइटल इंडेक्स। पॉपुलेशन वाइटल इंडेक्स को आप कैसे निकालेंगे? वाइटल इंडेक्स निकालने का तरीका है b अपॉन डी इंटू 100, बर्थ अपॉन डेथ इंटू 100, इसे आप वाइटल इंडेक्स कहते हैं। इस तरीके से आप वाइटल इंडेक्स को निकाल सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, दीज इंफॉर्मेशन आर मोर देन इनफ फॉर यू अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, अबाउट द पॉपुलेशन। इसके बाद अगला जो टॉपिक है ग्रोथ मॉडल, राइट। पॉपुलेशन के दो ग्रोथ मॉडल होते हैं, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो ये दोनों ही मॉडल आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास, राइट। उसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।